ओसीडी को लेकर एक थोड़ी अलग और थोड़े नए तरह की चर्चा करूँगा, जो कि शायद आपने आम तौर पर ओसीडी की डिस्कशंस में नहीं सुना होगा, क्योंकि ओसीडी के सिम्पटम्स, उनकी साइकोलॉजी और उनके ट्रीटमेंट को लेकर जो चर्चाएँ होती हैं, वो अक्सर कॉग्निटिव और बिहेवियरल अप्रोच के बेस पर ही की जाती हैं। यहाँ मैं चर्चा करूँगा कुछ मेटाकॉग्निटिव सिद्धांतों के बारे में कि कैसे मेटाकॉग्निटिव साइकोलॉजी ओसीडी के मामले में काम करती है और क्यों ये मेटाकॉग्निशन को समझना, जानना और उस लेवल पर काम करना ज़रूरी है ओसीडी से परमानेंट मुक्ति लेने के लिए। ओसीडी की साइकोलॉजी, ओसीडी के मैकेनिज्म और उसके पीछे के पूरे पैटर्न को समझने के लिए कई अलग-अलग तरह से वैज्ञानिकों ने समझने के प्रयास किए हैं। इनमें से जो सबसे कॉमन और सबसे जो सिंपलेस्ट होते हैं वो होते हैं बिहेवियरल प्रिंसिपल्स या बिहेवियरल ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स जिनसे कि हम ओसीडी को समझ सकते हैं। अब बिहेवियरल का मतलब क्या होता है, जहां हम सिर्फ जो दिख रहा है, जैसा कोई व्यक्ति कर रहा है और जो उसके प्लेजर और पेन वाले मैकेनिज्म हैं, उन्हीं पर जब हम आधार करते हैं ओसीडी की अंडरस्टैंडिंग को, तो उसे हम बिहेवियरल डोमेन में देखते हैं। जैसे अगर कोई बिहेवियर बार बार किया जाएगा तो वो रिपीट होगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ब्रेन में एक तरह की कंडीशनिंग होगी और उसको फिर बार बार करने के लिए एक इंसान में अर्ज आएगी। जैसे अगर आपने हाथ बार बार धोया, आमतौर पर हम एक ही बार हाथ धोते हैं, पर अगर डर की वजह से कि कहीं मेरे हाथ गंदे ना हो, कहीं कुछ गंदगी फैल ना जाए, एक व्यक्ति 2 या 5 बार हाथ धोता है, तो जितनी बार वो हाथ धोएगा उतनी बार उसका मन करेगा कि मैं और ज़्यादा हाथ धोऊं, क्योंकि ज़्यादा हाथ धोने से उसका एक रिलीफ का सेंस जुड़ चुका है, मतलब उसको अब प्लेजर आता है, शांति महसूस होती है। तो ये जो इमोशनल रिलीफ मिलता है, ये तभी आता है जब कोई चीज़ बार बार की जाती है। तो इस तरह से पेशेंट ओसीडी के ट्रैप में फंस जाता है। इसी तरह से कंपल्शंस की साइकोलॉजी को समझा जाता है और इसी पर बेस्ड होती है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की थेरेपी, जिसमें कि पेशेंट को कहा जाता है कि आप ये रिचुअल्स को बार बार परफॉर्म करने से बचो, इसको कम कर दो, क्योंकि आप कम करोगे अपना हाथ धोना, आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होगी, आप टॉलरेट करोगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग समझ जाएगा कि थोड़ी बार हाथ धोकर भी रिलीफ मिल सकता है और कुछ बड़ा खतरा जो लग रहा है कि भाई कुछ बुरा होगा, हाथ गंदे होंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ये सारे डर भी धीरे धीरे चले जाएंगे और एक इंसान की आदत जो है हाथ धोने की कम होगी। ये होते हैं बिहेवियरल प्रिंसिपल। सिर्फ जो दिख रहा है, जो बाहर का जो बिहेवियर है, हमने सिर्फ उसको चेंज किया। अब कॉग्निटिव लेवल पर क्या होता है, हम अपने बिलीव्स को, थॉट पैटर्न्स को चेंज करते हैं। जैसे इररेशनल थिंकिंग को रैशनल बनाते हैं। पेशेंट के मन में एक परफेक्शनिज्म का बिलीफ होता है कि मुझे बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल फ्रेश रहना है, मुझे बीमारियों से मुक्त रहना है। और बीमारियों से मुक्त रहना मतलब स्वस्थ रहना एक अच्छी चीज़ होती है, जिससे कि हमारा जीवन लंबा चलता है। या बीमारी के कष्ट को सहने की बजाय बेहतर होगा कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा साफ सफाई कर लें, जिससे कि हम थोड़े स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हम अपने समाज से ये विचार ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि अच्छा सफाई करना क्यों जरूरी है, सफाई करने की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंस हमने जो उस बिहेवियर के साथ एसोसिएट की हुई है, इस इम्पोर्टेंस को ज़रूरत से ज़्यादा बनाने की वजह से ही एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाथ धोता है। तो अगर इस इम्पोर्टेंस को कम कर दिया जाए, जो कि हमारी एक इंटरप्रिटेशन, हमारा एक बिलीफ पैटर्न है, तो हमारे अंदर उस हाथ को बार बार धोने की अर्ज कम होगी। तो हाथ धोने की इम्पोर्टेंस को कैसे कम करेगा, ये अगर एक व्यक्ति समझ जाए, सीख जाए कि कैसे वो थोड़ा लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग यूज करेगा, तो उसकी हाथ धोने की एक्टिविटी में कमी आ सकती है। आमतौर पर देखा जाता है कि ओसीडी के ट्रीटमेंट में बिहेवियरल टेक्निक्स ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं और कॉग्निटिव लेवल पर पेशेंट्स अक्सर खुद को उतने अच्छे से समझा नहीं पाते। भले ही उसमें थोड़ा बहुत कॉग्निटिव लेवल का वर्क करना पड़ता है कि जिसके अंदर पेशेंट जो मीनिंग एसोसिएट कर रहा है अपने उस हैंड वॉशिंग और कॉन्टेमिनेशन या क्लीनिंग वाले बिहेवियर से, जब उसको बिहेवियर टेक्निक लगाकर समझ में आ जाए कि उतना बड़ा खतरा नहीं है, तो वो अपना एक नया मीनिंग क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने को बदल पाता है। तो यहाँ ज़्यादा हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है ईआरपी पर, क्योंकि ईआरपी की जो सक्सेस होगी उसकी मदद से हम अपने बिलीफ को चेंज कर पाएंगे और जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस बिहेवियर को, हाथ धोने वाली आदत को, उसको दूर कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। तो बिलीफ क्या है कि हम क्या इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं, क्या मीनिंग निकाल रहे हैं।
अपने एक्सपीरियंस की क्या सेंस बना रहे हैं, उसको किस तरह से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें खुद को कैसे रख के देख रहे हैं कि मेरे लिए ये बिहेवियर करना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। जैसे रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट भगवान की प्रेयर करने से अपनी भक्ति को टेस्ट करता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मेरे को अच्छा भक्त बने रहने के लिए भगवान के क्लोज रहना पड़ेगा और भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो जितने भी ये ऑब्सेसिव रिचुअल्स या कंपल्जन्स होते हैं, इनके पीछे पेशेंट का खुद को लेकर एक परफेक्शनिस्टिक या किसी तरह का बिलीफ जुड़ा होता है और उस बिलीफ को ही पूरा सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए पेशेंट ऑब्सेसिव रिचुअल्स परफॉर्म करता है। तो हमें उस बिलीफ के अंदर थोड़ा चेंज चाहिए और समझना होगा कि कैसे ज्यादा प्रे ना करके भी आप एक अच्छे भक्त बने रह सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत ही प्रेयर करते हैं पर फिर भी वो भगवान में अच्छी श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, उनकी भक्ति पे कोई कमी नहीं आती। तो हमें बस अपना अंडरस्टैंडिंग और अपनी जो कंसेप्ट है उसको बदलना पड़ता है। अब बात आती है एक तीसरे लेवल की, और ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस लेवल पर फोकस करना कई पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने ओसीडी सिम्टम्स को दूर भगाएं। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स पर तो ईआरपी ही काम कर जाएगी, उनको कॉग्निटिव लेवल पर भी ज़्यादा पहुंचने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों के मामले में ईआरपी ही काम कर जाती है, कोई ज़्यादा अपने बिलीफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बड़ा है इंसान, उसको ईआरपी भी हेल्प करेगी, साथ ही उसको थोड़ा सा अपने लॉजिकल रैशनल थिंकिंग से अपने बिलीफ चेंज करने पड़ेंगे, जो अपने रिचुअल को जो इंपॉर्टेंस दे रखी है उसको बदलना पड़ेगा। पर कॉग्निटिव वर्क अक्सर बिहेवियरल वर्क के बाद आता है। सिर्फ अपने को लॉजिक से समझाते जाएंगे, ये गलत है करना, ये सही है करना, इतना करना है मुझे, ऐसे नहीं बनना, सिर्फ समझाते रहने से अक्सर ओसीडी की थेरेपी सक्सेसफुल नहीं होती। आपको पहले बिहेवियरल टेक्निक लगानी ही पड़ती है। पर कई लोगों पर ये दोनों टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। उसका कारण है कि उन्होंने कुछ ऐसे बिलीफ्स बना रखे हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच, उनके लाइफ को लेकर जो रवैया है, उनकी लाइफ की जो फिलॉसफी है, उससे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। उनके कुछ बिलीफ्स या कुछ थॉट पैटर्न जिसको कि वो जल्दी नहीं छोड़ पाते, और इसी वजह से उनके ओसीडी सिम्टम्स बने रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं कुछ रूल्स, या जिसे कहेंगे मेटाकॉग्निटिव रूल्स। मेटाकॉग्निशन एक ऐसा लेवल है जहां हम और भी हायर लेवल पर, इस हायरार्की में लोअर से लेकर हायर लेवल तक अगर हम बढ़ें तो हम कुछ ऐसे रूल्स सेट कर लेते हैं अपने लिए, और उन रूल्स का पालन करने की वजह से हम अपने को ओसीडी का पेशेंट बनाए रखते हैं। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन। मतलब मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे बिहेवियर प्रोसेस कैसे काम करने चाहिए, इसके पीछे मेरी एक धारणा, मेरा एक बिलीफ या मेरा एक रूल, एक नियम जो हम अपने बारे में बना के रखते हैं, वो हमारे मेटाकॉग्निटिव लेवल पर चलता है, और उसमें आने वाली नेगेटिविटी या किसी तरह की सख्ती की वजह से ही ओसीडी के सिम्टम्स या तो पैदा होते हैं या बने रहते हैं। अब इसी मेटाकॉग्निटिव रूल की साइकोलॉजी को मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और उससे कनेक्ट करूंगा कि कैसे हम ओसीडी के मैकेनिज्म को समझें, उसकी साइकोलॉजी समझें, और उस हिसाब से हम उसके ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा है जो आप YouTube पर अक्सर नहीं सुनोगे, क्योंकि मेटाकॉग्निटिव थेरेपी को ज़्यादातर डॉक्टर छूते ही नहीं है। क्यों नहीं छूते मुझे आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि ये बहुत बेसिक है किसी भी ओसीडी की साइकोलॉजी का। इनफैक्ट ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, कई सारे सिम्टम्स में मेटाकॉग्निटिव लेवल तक अप्रोच करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। पर क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, सीबीटी को लेकर ही लोगों में अभी पूरी एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी लोगों को सीबीटी के बारे में ही पूरा नहीं पता होता, तो शायद कई डॉक्टर्स इतने एफर्ट ही नहीं लेते कि हम मेटाकॉग्निटिव लेवल पर जाएं। पर अगर पेशेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, बहुत से लोग अगर अपने ओसीडी को दूर नहीं कर पा रहे हैं सीबीटी की मदद से, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम एक नया सॉल्यूशन, एक नया ट्रीटमेंट अप्रोच की तरफ बढ़ें, जिससे कि हम और बेहतर तरह से ओसीडी को सॉल्व कर सकें। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर सीबीटी काम नहीं कर रही, उन पर मेटाकॉग्निटिव थेरेपी काम कर सकती है। तो कोई भी नई थेरेपी इसीलिए बनाई जाती है जब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों पर जो एग्जिस्टिंग इलाज हैं वो काम नहीं कर रहे। तो बिहेवियर थेरेपी जिन पर काम नहीं कर रही, उनमें हमें कॉग्निटिव लेवल तक जाना होता है, और जिनमें सीबीटी, कॉग्निटिव और बिहेवियरल दोनों टाइप की टेक्निक काम नहीं कर रही, उनमें हमें मेटाकॉग्निटिव लेवल तक जाना पड़ता है। क्योंकि बीमारी को समझने के कई अलग अलग तरीके हैं, और वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है ओसीडी और इन बीमारियों की साइकोलॉजी को समझने के लिए। और जब हम साइकोलॉजी और मैकेनिज्म समझते हैं तो हम इलाज भी समझ जाते हैं, उसी से इलाज निकल के आता है। तो मेटाकॉग्निटिव रूल्स ये चीज़ क्या होती है? अब एक रिलीजियस ओसीडी पेशेंट का उदाहरण लीजिए।
कि जितनी ज़्यादा बार भगवान की भक्ति की जाए, उतना ज़्यादा भगवान खुश होते हैं और उतना ज़्यादा चांस होता है कि हम कोई अनहोनी घटना को होने से बचा सकें, हम अपने को सुरक्षित कर सकें और परमात्मा भी हमारी तभी कृपा करता है जब हम ज़्यादा उसकी प्रार्थना करते हैं। अब आम तौर पर कोई भी रिलीजियस पर्सन अपने आसपास की दुनिया में देखता है कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के जो रिचुअल्स हैं, जो एक्टिविटीज प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको लेकर कई तरह के एटीट्यूड्स लोग अपनाते हैं। जैसे आम तौर पर एक व्यक्ति सुबह उठता है, भगवान की कोई मूर्ति है घर में, उसके सामने खड़ा होकर प्रे करता है और फिर वो अपने काम धंधे में चला जाता है और शाम को आके प्रे करता है, रात को सोने से पहले पूजा पाठ करता है। 2-3 बार उसने पूजा पाठ की, किसी दिन वो नहीं भी कर पाया, बिजी था, शाम को आके नहीं कर पाया तो रात को कर ली। अब इसी के उलट एक और व्यक्ति है, उसे लगता है कि नहीं, पूजा पाठ करने के लिए सिर्फ घर पर नहीं करना, मुझे मंदिर भी चला जाना चाहिए। भाई मंदिर पास ही है घर के, अगर मैं रोज सुबह उठकर मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने की, सूर्य नमस्कार करने की आदत डालूं तो इससे भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, मैं एक अच्छा भक्त बनूंगा या बनूंगी। तो ये व्यक्ति क्या करता है, सुबह उठ के नहा धोकर बढ़िया अपना मंदिर जाता है, भगवान को जल चढ़ाता है, सूर्य नमस्कार करता है और ये वापस आ जाता है। सेम ऐसा ही कुछ ये रात को भी करता है और सोने से पहले ये पूजा पाठ करता है। अब इस व्यक्ति में थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड है, थोड़ा अलग तरीके से ये अपनी रिलीजियोसिटी को जस्टिफाई कर रहा है, उसको परफॉर्म कर रहा है। अब एक और व्यक्ति है, वो कहता है कि भाई दिन में अलग अलग टाइम पर पूजा करनी चाहिए। ये व्यक्ति घर में जब सो के उठता है, ब्रश करके नहा धो के पहले भगवान की पूजा करता है, काम पे जाता है, दुकान पे जाता है, वहाँ पर भी भगवान की पूजा करता है, अगरबत्ती जलाता है और किसी तरह का और अनुष्ठान करता है। फिर दिन का कुछ समय बीत जाता है, लंच का टाइम आता है, लंच से पहले भी ये 5 मिनट पूजा अर्चना करता है। फिर काम खत्म होता है, दुकान से बाहर निकलना होता है, वहाँ भी ये दुकान से बाहर निकलते हुए एक और बार भगवान की पूजा करता है। अब इसे रहता है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में और अपने दुकान में अगर पूजा करूँगा तो मेरा काम भी अच्छे से चलेगा और मेरे मन में सुख शांति बनी रहेगी। फिर ये घर आता है, खाना खाता है, उससे पहले हल्का सा प्रे करता है और फिर रात को सोने से पहले भी ये पूजा करता है। अब इस व्यक्ति ने दिन में करीब 6 से 7 बार पूजा अर्चना की। ये व्यक्ति ऐसा करने से संतुष्ट रहता है क्योंकि इसे लगता है कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले, लंच या डिनर करने से पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस एसोसिएट की अपनी डेली एक्टिविटीज से। पहले वाले ने बस भगवान का नाम लेना ही काफी समझा, दूसरे वाले को लगा मंदिर जाना जरूरी है, तीसरे वाले को लगा हर अच्छी और बड़ी एक्टिविटी से पहले दिन भर में भगवान का नाम ले लेना चाहिए। तो इन तीनों लोगों में एक फर्क है कि तीनों ने रिलीजियस एक्टिविटी और रिचुअल को लेकर अपना एक बिलीफ और अपना एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस बना रखी है और तीनों लोग अपने में सही हैं, कोई गलत नहीं है, सब भगवान में श्रद्धा रखते हैं, सबके अंदर कोई ना कोई रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करने की एक आदत है। पर तीनों काफी अलग हैं क्योंकि तीनों के रीजंस, तीनों की पर्सनैलिटी काफी डिफरेंट है। अब मान लीजिए ये सब चीजें देखकर और किसी पंडित ने बोल दिया, किसी गुरुजी ने भी बोल दिया, एक व्यक्ति के मन में ये आ गया कि अगर इसी तरह अगर बार बार पूजा पाठ किया जाए, बार बार पूजा अर्चना किए रहें और भगवान का नाम लें, ज्यादा से ज्यादा बार लें, तो बड़े से बड़ी अनहोनी भी बचाई जा सकती है और कुछ बुरा होने से खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे ये व्यक्ति जो दुकान पे जाकर भी पूजा करता था, इसे था कि कहीं बुरी नजर ना लग जाए, इसलिए मैं अलग अलग टाइम पर भगवान की पूजा करता रहूं। पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो इसी तरह से पूजा पाठ को इंपॉर्टेंस तो देता है पर उसमें बहुत सारे वहम एसोसिएट कर लेता है। मैं एक नए इंसान से मिला, मुझे थोड़ा बुरा लगा, उसने मुझे कुछ ऐसा बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसकी बुरी नज़र मुझे लग जाएगी, जल्दी से भगवान का नाम ले लो 3 बार ताकि मेरे ऊपर जो बुरी एनर्जी है वो बाहर हो जाए और कुछ बुरा हो सकता है तो टल जाए। फिर ये काम पर गया, किसी तरह से काम में कुछ प्रॉब्लम आई तो इसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा बार भगवान का नाम ले लो ताकि मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूं, ताकि मेरा अटेंशन कंसंट्रेशन अच्छे से बना रहे। फिर इस व्यक्ति की कोई मान लीजिए प्रेजेंटेशन थी, जॉब करता है या कोई स्टूडेंट है कॉलेज में और इसको कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन देने से पहले ही इसने पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी, 5 बार 10 बार की कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा तो मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, मन मेरा साफ रहेगा, मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, मेरे अंदर ताकत आएगी, भगवान मेरे साथ रहेंगे, तो मेरे को एनर्जी देने के लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बार पूजा पाठ करना है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जहाँ भी उसको लगता है कुछ बुरा होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है या मेरे को किसी के नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, कई तरह से अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करके ये नए तरह के रिचुअल बना रहा है, नए तरह के वहम बना रहा है
और ये हर बार अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि जितना अच्छे से मैं ये पूजा अर्चना करूंगा उतने अच्छे से मैं साफ सुथरे मन का और प्रोटेक्टेड रहूंगा। अब ये व्यक्ति जो है ये जरूरत से ज्यादा रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करने लगा है। इसके अंदर हर छोटी बड़ी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट हो गई है। मतलब इसने इस आइडिया को जरूरत से ज्यादा कैच कर लिया है, अपना लिया है कि ज्यादा पूजा पाठ करना अच्छा होता है और कुछ भी बुरा होने से अगर टालना है तो उसके लिए ज्यादा पूजा पाठ करना ही पड़ेगा। अब ये नियम जो इसने बनाया है, ये नियम इसके बिहेवियर्स को, इसके एक्शंस को, इसके थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है। ये रूल्स जो बनाते हैं हम, जिसकी वजह से हम अपने एक्शंस को एक डायरेक्शन देते हैं, ये रूल्स ही होते हैं मेटाकॉग्निटिव रूल्स, जो कि हमें चलाने का काम करते हैं। अब ये रूल्स कहाँ से बनाए, कैसे बनाए? ये आसपास की दुनिया से थोड़ा बहुत समझ लिया कि भाई पंडित जी बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, इतनी इतनी बार पूजा पाठ करना चाहिए तो अच्छा लगता है, बढ़िया है, तो वहां से सीख लिया। दूसरों को थोड़ा सा देख लिया और खुद को ही थोड़ा लॉजिकली कन्विंस कर दिया कि जितना ज्यादा पूजा पाठ होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस, दूसरों से मिलने वाले इन्फ्लुएंसेस हमारे रूल्स सेट कर देते हैं, और जब हम इन रूल्स को ज़रूरत से ज़्यादा सख्त बना देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इनकी कंडीशंस सेट कर देते हैं, डूज और डोंट्स सेट कर देते हैं कि ये कर लिया तो बहुत अच्छा, ये नहीं किया तो बहुत बुरा होगा, जब हम इनके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एसोसिएट कर लेते हैं, तब ये रूल्स जो कि हमने अपने अच्छे के लिए अपनाए थे, ये रूल्स हमारा बुरा करने लगते हैं, हमें बीमार बनाने लगते हैं। और इन्हीं रूल्स की इन्फ्लुएंस में आकर एक व्यक्ति ऑब्सेशंस लाता है और कंपल्सिव रिचुअल्स परफॉर्म करता है। अब ये जो रूल्स हैं, ये वैसे तो किसी रैशनल एटीट्यूड से अपनाए गए थे, पर ये धीरे धीरे अब इरैशनल बन चुके हैं, क्योंकि इसको लेकर एक व्यक्ति बहुत सख्त हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ये रूल्स काफी कॉमन और काफी सिंपल से हैं। भाई 2-4 एक्टिविटीज में ही ये रूल्स काम कर रहे हैं और थोड़ा ही इंपॉर्टेंस हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में इन रूल्स को दे रहे हैं। कोई भी धार्मिक व्यक्ति रिलीजियस रिचुअल्स के साथ इंपॉर्टेंस और रूल सेट करके चलता है, पर ओसीडी पेशेंट इन रूल्स को जरूरत से ज्यादा अपनाने लगते हैं, इनको लेकर अपने से सख्ती बरतने लगते हैं, और यहीं पे सारा फर्क आ जाता है एक रिलीजियस ओसीडी पेशेंट में और एक आम रिलीजियस व्यक्ति में। फर्क बस इतना होता है कि रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट जरूरत से ज्यादा डरा रहता है। वो अपने एक्शंस के कुछ बुरे कॉन्सिक्वेंस, मतलब बुरे परिणामों से बहुत ज्यादा डरा रहता है। या तो उसे कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है, या कुछ बुरा ना हो जाए उसे प्रिवेंट करना है, उससे बचना है। इन दोनों वजहों से, इन दोनों मोटिवेशंस की वजह से पेशेंट इन रूल्स को और भी सख्त बना लेता है। अब अगर हम देखें तो इस तरह के रूल्स हर पेशेंट बनाता है। ओसीडी बिना इन रूल्स के एग्जिस्ट करता ही नहीं। कुछ ना कुछ रूल्स हर पेशेंट फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए हार्म ओसीडी है। हार्म ओसीडी के अंदर एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी धारणा अपने को लेकर एक बिलीफ होगा कि मेरे को एक अच्छा इंसान बने रहना है, और एक अच्छा सच्चा इंसान, एक अहिंसक व्यक्ति बनने का एक इंडिकेटर है कि मेरे से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए उसे लगा कि मैंने अनजाने में कोई औजार उठाया था और किसी को मार दिया था, या हल्का फुल्का किसी को खरोंच लगी थी, तो ये विचार उसे डरा देता है, क्योंकि इससे इंडिकेट होता है कि शायद वो एक बुरा इंसान है या वो क्रिमिनल है। तो वो अपने को एक क्रिमिनल नहीं मानना चाहता, अपने को बुरा इंसान नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो इस तरह के बिहेवियर पर बहुत चेक रखता है और यहीं से उसका ओसीडी पनपने लगता है। अब इसके पीछे जो रूल बना रखा है वो क्या है कि किसी चीज के बारे में कोई थॉट आना, विचार आना भी उतना ही बुरा है जितना कि कोई एक्शन को कमिट कर लेना। या रूल ये है कि विचार का आना और एक्शन को कमिट करना, एक्शन परफॉर्म करना एक ही चीज है, कि विचार आते ही मतलब है कि मैंने कुछ कर दिया है, क्योंकि मेरे मन में ये विचार आया मतलब शायद मैंने ऐसा कर भी दिया। तो पेशेंट के अंदर ये थॉट एक्शन फ्यूजन का एक रूल काम करता है। पेशेंट ने एक रूल बना रखा है कि विचार और एक्शन का एक ही मतलब होता है, और विचार आना भी उतना ही बुरा है जितना कि किसी एक्शन को कमिट करना। और इस वजह से पेशेंट अपने मन को साफ रखने के अटेम्प्ट रखता है, और अगर हल्का सा भी ये विचार आ जाए कि शायद मैंने कोई औजार उठाया था, शायद मैंने किसी को धक्का दिया था, शायद ड्राइव करते वक्त मेरे से कोई व्यक्ति कुचला गया था, ये जो थोड़ा बहुत जो सेंसरी डिस्टॉर्शन होता है, जहां किसी को कोई डाउट आ सकता है, उस डाउट को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर पेशेंट कंपल्सिव रिचुअल परफॉर्म करता है, और किसी चीज के लिए बार बार एश्योरेंस देता है, मेंटल रिव्यूइंग करता है, या फिर दूसरों से पूछता है, ताकि किसी तरह से वो खुद को शांत कर ले कि उसने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बिलीफ क्या है कि मैं एक क्रिमिनल नहीं बनना चाहता, या मैं एक बुरा इंसान नहीं बनना चाहता।
और इस बिलीफ की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अटैच करता है अपने डे टू डे एक्शंस को, जहां उसे डाउट आता है कि उसने किसी का हार्म पहुंचाया। और इसके पीछे रूल क्या है कि विचार और एक्शंस एक ही समान है, और विचार का आना भी अपने में बहुत बुरा है। इसलिए अच्छी चीज यही होती है कि मन में किसी को मारने का ख्याल भी ना आए। या इसके उलट ये भी एक रूल हो सकता है कि किसी जीव जंतु को थोड़ी सी भी क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना एक बड़े पाप के समान होता है। तो एक व्यक्ति ने काफी सारे अपने रूल्स बनाए, उसको लेकर उसने अपने एक्शंस पर फोकस करना शुरू किया, छोटी छोटी बारीकियों में ध्यान देना शुरू किया, और जब उसको लगा, डाउट आया कि उससे कुछ गलत हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर अपने अंदर गिल्ट भरा कि मैं कहीं बुरा ना बन जाऊं या क्रिमिनल ना बन जाऊं। इस वजह से उसके अंदर एंजाइटी उठती है और इसी वजह से वो कंपल्सिव रिचुअल्स परफॉर्म करता है। तो बिहेवियरल अगर थेरेपी दी जाएगी इस पेशेंट को, तो कहा जाएगा कि आप ध्यान मत दो, और जहां से आप निकले हो, आपको लगता है गाड़ी से कोई कुचला गया, आप वहां से निकल जाओ। आपको उधर देखना नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार उधर रिव्यू करोगे या उस जगह पर जाकर दोबारा से चेक करोगे, तो ये आपका कंपल्जन होगा और इसकी वजह से आप इस साइकिल में उलझ जाओगे। तो बेटर है कि आप यहां से निकल जाओ, ड्राइव करके चले जाओ, और इस तरह के कंपल्जन को होने से बचाओ। धीरे धीरे आपकी ड्राइविंग जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, आप बार बार चेक नहीं करोगे और ये आदत आपकी खत्म होगी। वहीं कॉग्निटिव लेवल पर हम कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि किसी का कुचला जाना इंडिकेट करता है कि आप एक क्रिमिनल हो, आप क्रिमिनल बन सकते हो, आपके अगेंस्ट कोई केस हो जाएगा, तो आप इस चीज को वेरीफाई करो। देखो कि आप एक बार दो बार आराम से ड्राइव करके गए, आपको डर था कि कोई कुचला गया होगा, पर अगर कोई कुचला गया होता तो एफआईआर हो जाती। तो आप कुछ दिन वेट करो, चेक करो कि क्या सच में आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हो रही है, कोई सीसीटीवी कैमरे में क्या आप पकड़े गए हो, या किसी तरह का कोई हंगामा हो रहा है। क्योंकि अगर कोई कुचला जाता तो हंगामा होता, लोग पत्थर मारते, आपकी गाड़ी को रोकते, कुछ तो ऐसा हुआ होता जिससे कि कंफर्म किया जा सकता था कि आपने किसी को कुचला है। तो अगर आपने किसी को नहीं कुचला, मतलब साफ है कि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस तरह से आप अपने इस ओवर इंपॉर्टेंस वाले जो नेगेटिव इरेशनल बिलीफ है उसको वेरीफाई करते हो। इसी तरह कई और तरह के थॉट्स और आइडियाज को भी आप वेरीफाई करते हो। पर इसी के ऊपर आपको ये रूल भी अपना बदलना पड़ेगा कि क्योंकि मुझे वो विचार आया, इसका मतलब है कि मैंने वो एक्शन कमिट कर दिया। इस तरह के रूल से भी आपको अपने को बाहर करना पड़ेगा। और ये जो रूल्स होते हैं ये मेटाकॉग्निटिव लेवल पर काम कर रहे हैं, मतलब ये और भी ज्यादा आपको मोटिवेट करते हैं बिलीफ को बनाए रखने के लिए और उस कंपल्जन को चलाए रखने के लिए। ध्यान दें, जो बिलीफ होते हैं वो होता है कि किसी चीज के बारे में हमारा मीनिंग क्या है, कि किसी चीज को लेकर, किसी एक्शन, किसी ऑब्जेक्ट, किसी इवेंट को लेकर हमने मीनिंग क्या एसोसिएट किया है, हमें क्या लगता है कि हमारे एक्शन का क्या मीनिंग है। जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बात आपको बुरी लग रही है और मन में आपके एक गाली आ जाती है। अब आपने कहा खुद को कि गाली आना गलत बात थी। रूल क्या है कि मेरे मन में किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान के लिए गाली नहीं आनी चाहिए, और अगर ये रूल का पालन नहीं किया गया तो ये बहुत बुरा होगा, इसकी कोई सजा मिलेगी, या मेरे कुछ बुरे कर्म है जो एक्यूमुलेट होंगे, बढ़ते जाएंगे, और इसकी मुझे बाद में सजा मिलेगी। तो ये आपने एक रूल बना लिया जिससे कि आपने ये एक अपने ऊपर सख्ती अपना ली कि हाँ, गाली मन में आना एक गलत बात होती है। फिर इसी रूल से आप क्या करोगे, आप अपने बिलीफ बनाओगे, किसी सिचुएशन को लेकर अपने बिहेवियर या थॉट को एक नया मीनिंग दोगे कि मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा था, मुझे इसकी कुछ बात पसंद नहीं आई और मेरे मन में इसके लिए गाली निकली। इसका मतलब है कि मैं एक बुरा इंसान हूं, मुझे अपने मन में ये गाली को दबा के रखना चाहिए था, ये अच्छा नहीं हुआ। फिर इसके बाद ये व्यक्ति नोटिस करेगा कि वो सामने वाला क्या सोच रहा होगा, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया, कहीं मेरे मुंह से गाली निकल तो नहीं गई, या इसके लिए मेरे को अब कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, तब जाके इस गाली के इफेक्ट्स को कम किया जाएगा। अगर मेरे मन में इसी तरह गालियां आती रहीं तो मैं एक बहुत ही बुरा इंसान बनूंगा, सारा वक्त मेरे मन में गालियां चलेंगी, शायद हो सकता है आने वाले टाइम में ये गाली मेरे मुंह से भी निकलनी चालू हो जाए, शायद मैं कंट्रोल खो दूं अपने गाली के सोचने की आदत को। तो इसलिए अब इस ओवर इंपॉर्टेंस वाले एटीट्यूड से ये इंसान परेशान होगा और इस वजह से ये कंपल्जन्स करेगा, मतलब गाली आते ही किसी और अच्छे वर्ड को सोचकर मन में रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से हमारे मन में मेटाकॉग्निटिव, कॉग्निटिव और फिर बिहेवियरल लेवल पर एक पूरी हायरार्की काम करती है। एक लेवल दूसरे को डायरेक्शन देता है, दूसरा तीसरे को डायरेक्शन देता है, और सब आपस में मिलके चलते हैं। इन सबको अलग अलग करके देखना जरूरी है। रूल्स भी बदलने हैं, सख्ती नहीं करनी, फिर बिलीफ को चेंज करना है, अपना जो इंटरप्रिटेशन आ रहा है उसे चेंज करना है, और फिर एक्शंस के लेवल पर भी कंपल्जन प्रिवेंशन करनी है। ये सारे मिला जुलाकर आपको ओसीडी से बाहर निकालने का काम करेंगे।
ध्यान दें कि ये जो सख्ती है, सख्ती अपनाने में होता क्या है कि हम अपने ऊपर ही रूल्स इम्पोज करते हैं, अपने ऊपर ही नियम लगा दिए, फिर उन नियमों को अब हमें पालन करना है। अगर हमने पालन नहीं किया तो उसकी एक सज़ा होगी। हम खुद ही खुद को मॉनिटर करते हैं कि मैंने उस रूल को सही से पालन किया या नहीं किया, और अगर मुझे लगा कि वो रूल का पालन नहीं हुआ तो उसकी जो सज़ा है वो भी मैंने ही अपने लिए निर्धारित कर रखी है। उससे आने वाली बेचैनी भी मैं ही महसूस करता हूँ। उससे कुछ बुरा हो जाएगा ये भी मेरे ही मन में आ रहा है। कोई तीसरा, कोई बाहर से नहीं बताता हमें कि हमने कुछ अच्छा किया या बुरा। हमने बस आसपास की दुनिया में मिलने वाले विचार, एटीट्यूड्स, बिलीफ से अपना ही एक मीनिंग एसोसिएट कर लिया, और इस तरह से एक व्यक्ति अपने को बीमार बना लेता है और वो अपने को जस्टिफाई करता है कि बाकी भी तो यही कर रहे हैं, मैंने गलत क्या किया है। गलत ये किया है कि उसको एक बहुत ही एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर उसको एक इंपॉर्टेंस और मीनिंग दिया है। यही चेंज करना होता है ओसीडी के अंदर। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप रिलीजियस होना छोड़ दो, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाओ, लापरवाही से बिल्कुल गाड़ियां चलाओ, कोई फर्क ना पड़े कि किसी को हार्म हो रहा है, कुछ हो रहा है। आपको एक इम्पल्सिव, नासमझ व्यक्ति बनने के लिए नहीं कहा जा रहा। बस आपके मन में जो जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने दी है उसको कम करने के लिए कहा जाता है। आपके अंदर कोई पर्सनैलिटी चेंज नहीं आता ओसीडी के ट्रीटमेंट से। ऐसा नहीं है आपको बुरा इंसान बनने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि आपके मन में ये चीज एसोसिएटेड है कि छोटा सा भी एक्शन या वर्ड या थॉट जो है उसका मतलब है कि कुछ बुरा हूं मैं, या मैंने बुरा कर दिया। इस मीनिंग को आपको चेंज करना होता है। तो चाहे आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो या क्या रूल्स बना रहे हो, इन सब लेवल पर आपको अपने बिलीव्स, रूल्स, रिचुअल्स को बदलना पड़ता है। इसी तरह से ओसीडी का इलाज किया जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से इस तरह से वर्क करने लगते हैं तो ओसीडी कम हो जाता है। इसीलिए अपने ऊपर की जाने वाली इस सख्ती को कम करना ज़रूरी है, अपने साथ थोड़ा कंपैशन रखना ज़रूरी है। यही वजह होती है कि ओसीडी के ट्रीटमेंट में सेल्फ कंपैशन की हैबिट को बनाना ज़रूरी है। मतलब अपने ऊपर दया करुणा कैसे रखी जाए, इसकी कौन सी एफर्मेशंस या थॉट्स हम बोलें, अपने कंडीशन को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके हम देखें कि हमें क्यों अपने साथ एक नरमी बरतनी है, और इस तरह की थॉट से अपने को ऑक्यूपाई करें। ये बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ कंपैशन को अपनाना, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इन रूल्स की वजह से बहुत सख्ती कर रहा है अपने ऊपर। इस सख्ती से अपने को बचाना है, और इससे अगर हम दूर करेंगे, जो कि रूल्स बदल कर होगा, तो हम अपने ओसीडी को ठीक कर पाएंगे। और रूल्स बदलने का तरीका क्या है? थोड़ी नरमी रखी जाए। हर बार उसको उतना ज्यादा रिजिड, उतना ज्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड, उतने ज्यादा परफेक्शनिस्टिक स्टाइल से इंप्लीमेंट करने पर फोकस ना किया जाए। थोड़ा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, थोड़ा ढील दी जाए, और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे अलग अलग चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। किसी टाइम पर तो आप बड़े आराम से, बड़े अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हो, पर कभी कभी आपको पूजा पाठ करना शायद मुश्किल होगा, तो अपने को अलाउ करना चाहिए कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो चलेगा। और साथ ही ये कॉन्टेमिनेशन और बाकी सभी ओसीडीज पर ऐसे ही काम करेंगे ये विचार। जितना ज़्यादा एक व्यक्ति अपने को फ्लेक्सिबल बनाने पर फोकस करेगा, उतना ज़्यादा ओसीडी से वो दूर आ पाएगा। धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अलग अलग तरह से अपने बदले हुए रूल को वेरीफाई करना पड़ता है। अगर ये रूल हमें अपनाना है कि हर थॉट एक एक्शन को इंडिकेट नहीं करती, तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि मैंने बहुत सारे बुरे विचार सोचे पर कुछ बुरा तो नहीं हुआ। मैंने सोचा, मैं सामने देख रहा हूं कि एक गाड़ी जा रही है, और मैं अपने मन में विचार लाता हूं गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, टायर तो पंचर हुआ नहीं। मेरी गाड़ी में चला रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, गाड़ी के इंजन में कुछ गड़बड़ी आ जाए और गाड़ी रुक जाए। आप आराम से जा रहे हो, एक बार गए, दो बार गए, कई बार एक ही रास्ते से निकले, कभी लॉन्ग ड्राइव किया, कभी छोटे डिस्टेंस पर ड्राइव किया। हर बार देखा कि भाई इतने आराम से तो गाड़ी का टायर पंचर होता नहीं, सिर्फ सोचने भर से तो मेरे गाड़ी का इंजन खराब होता नहीं। तो जब इतना बुरा सोचने पर भी मेरी गाड़ी के साथ बुरा नहीं हो रहा, मतलब ये है कि मेरे विचार में उतनी ताकत है नहीं जितना मुझे लगता है। पर अगर किसी दिन मान लीजिए गाड़ी खराब हो भी जाती है, तो 1000 बार सोचने पर एक बार गाड़ी खराब होना, ये कोई आपकी थॉट की ताकत को नहीं बताता। ये तो आम सी बात है, कभी ना कभी तो गाड़ी को खराब होना ही था, किसी ना किसी वजह से तो गाड़ी खराब हो ही सकती थी। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं अपने बदले हुए रूल को। एक बड़े ही उल्टे ढंग से हमें ओसीडी की थेरेपी करनी पड़ती है। जैसे कि लगता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया और उसने हमारे घर में कदम रखे, एक दो जगह टच किया, अब गंदा हो गया सब। और वो व्यक्ति जो था बाहर से आया था, गंदगी लगी हुई थी, या वो इतना ध्यान नहीं देता था सफाई पर, तो शायद उसने जो जगह जगह हाथ लगाया है, अब सारा घर गंदा हो जाएगा। तो हमें एक्चुअल में देखना होगा कि अच्छा, कोई व्यक्ति बाहर से आता है, उसका कोई चीज़ हाथ लगाई हुई होती है, हमें थोड़ी देर के लिए उसको यूज़ करना होगा, या किसी तरह से अपने
को ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि देखते हैं कि कौन बीमार होता है, जितना भी बीमार होगा थोड़ा बहुत बीमारी आएगी। देखते हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन में इस चीज़ को यूज़ करने से कौन बीमार पड़ता है और कितने बीमार पड़ते हैं, और इस तरह से हम कई अलग-अलग लेवल पर टेस्टिंग कर सकते हैं। बाहर से हम खुद आए, हमने खुद गंदे हाथों से कोई चीज़ें टच कर ली और फिर देखा कि क्या बीमार पड़ रहे हैं। इस तरह से जब बार-बार हम टेस्टिंग करेंगे तो कभी ना कभी हमें ये यकीन आ ही जाएगा, क्योंकि कितनी बार कोई बीमार पड़ जाएगा, 1 या 2 बार पड़ भी गया, बार-बार बीमार नहीं पड़ेगा। तो हमें ये यकीन आ ही जाएगा कि इतने आसानी से गंदगी नहीं फैलती और इतने आसानी से लोग बीमार नहीं पड़ते। तो कई अलग-अलग लेवल पर टेस्टिंग करके एक व्यक्ति अपने ओसीडी को दूर भगाता है और इसी तरह की टेक्निक्स ओसीडी के ट्रीटमेंट में अपनाई जाती हैं। इस वीडियो में जो डिस्कशन की, इस तरह की और डिस्कशंस आगे की वीडियोस में करूंगा। थोड़ा और ढंग से समझाऊंगा कि अलग-अलग एग्जांपल्स लेकर कैसे ओसीडी को दूर करें, मेटाकॉग्निटिव रूल्स को थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, बिलीफ्स और हमारे रिचुअल्स और कैसे आपस में काम करते हैं मिलजुल कर, कैसे इनका इलाज किया जाए, इस बारे में आगे कभी चर्चा करूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।